हेलो फ्रेंड्स, वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी ज्योग्राफी चैप्टर 5 को डिस्कस करेंगे। ठीक है। एनसीईआरटी का जो ज्योग्राफी में 6 क्लास की जो एनसीईआरटी है ज्योग्राफी में 5वें लेसन को मतलब 5th चैप्टर को डिस्कस करेंगे। और आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। ठीक है, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल इसको देखेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इससे संबंधित क्वेश्चंस, ठीक है, यूपीएससी और स्टेट पीसीएस, इन सारी और इसके अलावा जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं उनमें सब में इससे संबंधित क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं। और इस बार आप लोग यूपी पीसीएस का तो आप लोगों ने एग्ज़ाम देखा ही होगा, उसमें भूगोल और पर्यावरण से लगभग 35 क्वेश्चन पूछे गए हैं, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में। ठीक है, इसमें जो चीज़ें हैं उनको सीधे सीधे नहीं, उनको जैसे सूची के रूप में दे देते हैं कि सूचियों को सुमेलित कीजिए, इस तरीके से क्वेश्चंस को यूपीएससी स्टेट पीसीएस में दे दिया जाता है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसमें महत्वपूर्ण चीज़ें क्या हैं। जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनको मैंने हाईलाइट कर दिया, यहाँ पे देखिए। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज की वीडियो में क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं जिससे चीज़ें आसानी से समझ में आएगी। ठीक है, जैसा यहाँ पे पूरी रीडिंग करते हुए चलेंगे और जहाँ पे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनको थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। जैसा कि आप पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन है। मानव यहाँ जीवित रह सकता है क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक तत्व भूमि, जल तथा हवा पृथ्वी पर मौजूद है। ठीक है, पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहा जाता है। ठीक है, जो पृथ्वी का भाग है जिस पे हम लोग रहते हैं उसे भूमंडल कहा जाता है। गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती हैं उसे वायुमंडल कहा जाता है, जहां ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा दूसरी गैसें पाई जाती हैं। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है जिसे जलमंडल कहा जाता है। जलमंडल में जल की सभी आवश्यक अवस्थाएं जैसे बर्फ, जल एवं जलवाष्प सम्मिलित हैं। जीव मंडल एक सीमित क्षेत्र है जहां स्थल, जल एवं हवा एक साथ मिलते हैं, जहां सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं। यहाँ पे देखिए शब्दों की उत्पत्ति। ग्रीक भाषा में लिथास का अर्थ है पत्थर, एटमॉस का अर्थ है वाष्प, ह्यूडर का अर्थ है जल, बायोस का अर्थ है जीवन। क्या आप इनसे अधिक शब्द बना सकते हैं? ठीक है, यहाँ पे शब्दों के बारे में दिया गया, इसको आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए। फिर है भूमंडल। अब भूमंडल के बारे में देख लेते हैं क्या चीज़ें हैं। इसमें लिखा है पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। यह भूपर्पटी के चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों पर बना होता है जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। पृथ्वी की सतह 2 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। पृथ्वी की सतह को बड़े स्थलीय भूभागों को महाद्वीपों के नाम से जाना जाता है तथा बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हैं। चित्र 5.1 में विश्व के मानचित्र को देखो, अभी मानचित्र आएगा उसमें देख लेंगे। क्या सभी स्थलीय भूभाग एक दूसरे से आपस में जुड़े हैं? समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है जिसे शून्य माना जाता है। ठीक है, समुद्र जल का तल सभी जगह समान होता है। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है। ठीक है, जिसे शून्य माना जाता है। अब आगे ये देखिए मैप दिया गया है, इसको आप लोग देख लीजिए। यहाँ एशिया महाद्वीप है, यूरोप, अफ्रीका, सारे महाद्वीप दिए गए हैं और सारे महासागर। ठीक है, इसको आप लोग, अब सबके पास मैप होगा, मैप होना बहुत ज़रूरी है कोई भी कम्पिटिटिव अगर एग्ज़ाम की तैयारी आप कर रहे हैं तो। ठीक है, उसमें आप लोग इन सारी चीज़ों को देख लीजिएगा। यहाँ पे देखें, विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है। ये यहाँ पे इसलिए हाईलाइट कर दिया, लगभग सबको पता है, लेकिन कुछ जैसे अभी बिल्कुल नए हों, 6 क्लास में ही हो, तो ऐसे लोगों को जिनको नहीं पता है उनके लिए यहाँ पे। ठीक है, विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त है। ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है कम्पिटिटिव एग्जाम में, जिसकी गहराई 11,022 मीटर है। मेरियाना गर्त कहाँ है? प्रशांत महासागर का सबसे गहरा भाग है। क्या आपने कभी कल्पना की है कि समुद्र की गहराई पृथ्वी के सबसे ऊंचे भाग से भी अधिक हो सकती है? ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। क्या आप जानते हैं न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी तथा भारत के नोरगे शेरपा 29 मई 1953 को पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। तो एक तो ये डेट आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, 29 मई 1953 को चढ़े थे। ठीक है, जापान की जुंको ताबेई विश्व की पहली महिला थी। जिन यहाँ पे आप नाम को भी यहाँ पे कर लीजिए, नाम लिख लीजिए, क्योंकि तेनसिंग मतलब शेरपा तेनसिंग और एडमंड हिलेरी के बारे में तो काफ़ी लोग जानते हैं, लेकिन जापान की जुंको तोबेई जो विश्व की पहली महिला थी
जिसने 16 मई 1975 को एवरेस्ट पर कदम रखा। बछेंद्री पाल भारत की पहली महिला थी जिन्होंने 23 मई 1984 को एवरेस्ट पर अपना कदम रखा था। ठीक है, अब आगे यहाँ पे देखते हैं महाद्वीप के बारे में। पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप हैं। ये विस्तृत जलराशि के द्वारा एक दूसरे से अलग हैं। यह महाद्वीप हैं एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका। चित्र 5.1 में विश्व के मानचित्र को देखिए तथा ध्यान से दीजिए कि यहाँ तो फालतू की चीज़ें, ठीक है। एशिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, ये लगभग सबको पता है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला है। ठीक है, ये देख लीजिए आप लोग कि एशिया जो है वो पृथ्वी के जो क्षेत्र है उसका 1/3 भाग में फैला है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। एशिया के पश्चिम, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट लगे उनको आप लोग नोट करते चलिए। ठीक है, एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है जो इसे यूरोप से अलग करता है। तो एक क्वेश्चन ये भी है कि एशिया और यूरोप को कौन सा पर्वत अलग करता है, तो वो है यूराल पर्वत। ठीक है, यूराल पर्वत। यहाँ पे यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया कहा जाता है। यूरोप एशिया से बहुत छोटा है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। यह 3 तरफ से जल से घिरा है। विश्व के मानचित्र को देखिए तथा इसकी स्थिति का पता लगाइए। इसके बाद है अफ्रीका। एशिया के बाद यहाँ पे, ठीक है, अफ्रीका के बारे में। अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। विषुवत वृत्त पर 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। चित्र 5.1 को देखिए। ठीक है, जिससे होकर कर्क, विषुवत तथा मकर तीनों रेखाएं गुजरती। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये चीज़ है, इसको जरूर आप लोग नोट करिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है। अफ्रीका एशिया, अफ्रीका में जो है कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर, ये तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं। और जबकि एशिया में सिर्फ कर्क रेखा। ठीक है। सहारा रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है जो कि अफ्रीका में स्थित है। यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्रों एवं महासागरों से घिरा है। आगे है विश्व की सबसे लंबी नदी नील अफ्रीका से होकर गुजरती है। अफ्रीका का मानचित्र देखिए तथा बताइए कि कर्क रेखा, मकर रेखा तथा विषुवत वृत्त इसके किन किन भागों से होकर गुजरती है। आगे है उत्तरी अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो सबसे बड़ा हो गया एशिया, फिर हो गया अफ्रीका, फिर हो गया उत्तरी अमेरिका तीसरा। यह दक्षिणी अमेरिका के एक सक्रिय स्थल से जुड़ा है जिसे पनामा जलसंधि कहते हैं। ठीक है, तो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को जो जलसंधि जोड़ती है वो है पनामा जलसंधि। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए, पनामा जलसंधि। अगर इसका क्वेश्चन आ जाए कि पनामा जलसंधि क्या है तो, ठीक है, ये देखिए यहाँ पर जो जलसंधि है ये दिखाई गई है। ये जो जलसंधि है यहाँ पे जो मिल रही है इसको ही पनामा जलसंधि का नाम दिया गया है। अब आगे देखते कहा जाता है यह महाद्वीप पूरी तरह से पश्चिमी एवं उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा है। क्या आप इन महासागरों के नाम बता सकते हैं? अब दक्षिणी अमेरिका का देख लेते हैं। दक्षिणी अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसके पूर्व एवं पश्चिम में कौन से 2 महासागर हैं? विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर में से दक्षिण की ओर फैली है। ठीक है, तो विश्व की जो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है वो कौन सी है? वो है एंडीज पर्वत श्रृंखला। और सबसे ऊंचा जो मतलब पर्वत है वो है माउंट एवरेस्ट। ठीक है, और जो पर्वत श्रृंखला सबसे बड़ी है वो है एंडीज। कहाँ है? दक्षिणी अमेरिका में। ठीक, दक्षिणी अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन बहती है। यहाँ पे इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। ये देखिए यहाँ पे इन्होंने उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका की जलसंधि दिखाई है यहाँ पे। ठीक है, इसको पनामा जलसंधि कहा गया है। जलसंधि क्या होता है? जलसंधि पानी का सकरा भाग होता है जो 2 बड़ी जलराशि जैसे समुद्रों एवं महासागरों को एक दूसरे के में जोड़ता है। ये देखिए श्रीलंका और, ठीक है, पाक जलसंधि यहाँ पे है। जलसंधि भारत और श्रीलंका के बीच पाक जलसंधि यहीं पे है। ठीक है, ये देखिए दोनों यहाँ पे मिलते हैं। आगे देखते हैं ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह चारों तरफ से महासागरों तथा समुद्रों से घिरा है। इसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है क्योंकि ये चारों तरफ से पानी से मतलब समुद्र महासागरों से घिरा है, इसीलिए इसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। अब अंटार्कटिका के बारे में। अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है।
चूंकि यह दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में स्थित है इसलिए यह हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है। यहाँ किसी भी प्रकार का स्थायी निवास नहीं है। बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ स्थित हैं। अब इसके बाद जो लाइन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको आप लोग नोट कर लीजिए। भारत के भी शोध संस्थान यहाँ हैं, इनके नाम मैत्री तथा गंगोत्री हैं। ठीक है, जो दो शोध संस्थान हैं उन दोनों के नाम है, एक का नाम है मैत्री और दूसरा का नाम दक्षिण गंगोत्री। अब जलमंडल क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। इस पृथ्वी का 71% भाग जल तथा 29% भाग स्थल है, ये लगभग सभी को पता होगा। जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित हैं। इसमें महासागर एवं नदियां, झीलें, हिमनदियां, भूमिगत जल तथा वायुमंडल की जलवाष्प सभी सम्मिलित हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है एवं वह इतना अधिक खारा होता है कि मानव के उपयोग में नहीं आ सकता। शेष जल का बहुत बड़ा भाग बर्फ की परतों एवं हिमनदियों तथा भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। जल का बहुत कम भाग अलवण जल के रूप में पाया जाता है जो मनुष्य के इस्तेमाल में आता है। यही कारण है कि नीले ग्रह में रहने के बावजूद हम पानी की कमी महसूस करते हैं। यहाँ पर देखिए जो महाद्वीप हैं उनको यहाँ पे इस तरीके से वर्गीकृत किया गया, इनका तुलना कर दी गई है कि सबसे बड़े को इस तरीके से कर दिया गया, उससे छोटा अफ्रीका, फिर उत्तरी अमेरिका, इस तरीके से इनको कर दिया गया इनके साइज के हिसाब से। ठीक है, महासागर के बारे में देख लेते हैं। महासागर थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, इसको सही करते हैं। ठीक है, महासागर जलमंडल के मुख्य भाग हैं, ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है। तरंगे, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं महासागरीय जल की 3 मुख्य गतियां हैं। बड़े से छोटे के आकार के आधार पर क्रमशः 5 महासागर प्रमुख हैं। प्रशांत महासागर, अटलांटिक, ये देखिए बड़े से छोटे के आकार में है। सबसे बड़ा प्रशांत महासागर, फिर अटलांटिक महासागर, फिर हिंद महासागर, फिर दक्षिणी महासागर, फिर आर्कटिक महासागर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए प्रशांत महासागर सबसे पहले देख लो। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त, अभी हम लोग ऊपर इसको देख चुके हैं, मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में ही स्थित है। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका इनके चारों ओर स्थित है। चित्र 5.1 को देखिए तथा प्रशांत महासागर के चारों ओर इन महाद्वीपों की स्थिति का पता लगाइए। इसके बाद है अटलांटिक। अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। यह अंग्रेजी भाषा के यस अक्षर के समान है। इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तर एवं दक्षिणी अमेरिका तथा पूर्वी किनारे पर यूरोप एवं अफ्रीका है। अटलांटिक महासागर की तटरेखा बहुत अधिक दंतुरित है। यह अनियमित एवं दंतुरित तटरेखा प्राकृतिक पोताश्रय एवं पत्तनों के लिए आदर्श है। ठीक है, व्यापार की दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हो सकता है कि विश्व का कौन सा महासागर व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर है। ठीक, तो सबसे जो व्यस्त महासागर है वो है अटलांटिक। ये देखिए यहाँ पर दंतुरित तटरेखा यहाँ दिखाई गई है। इसके बाद देखते हैं हिंद महासागर। हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर यानी भारत के नाम पर रखा गया है। यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है। इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका तथा पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। दक्षिणी महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरता है। यह अंटार्कटिका महाद्वीप के उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर फैला हुआ है। आर्कटिक महासागर दक्षिणी महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरता है। यह अंटार्कटिका महाद्वीप के उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर फैला हुआ है। इसके बाद देखते हैं आर्कटिक महासागर, इसके बारे में है। उत्तरी ध्रुव वृत्त में स्थित है तथा यह उत्तरी ध्रुव के चारों ओर फैला है। यह प्रशांत महासागर के छिछले जल वाले एक सक्रिय भाग से जुड़ा है जिसे बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, प्रशांत महासागर से जुड़ा है और जहाँ पे जुड़ता है, जैसे ये प्रशांत महासागर है और ये आर्कटिक महासागर है, जहाँ पर छिछले भाग से जुड़ता है उसे बेरिंग जल संधि कहा जाता है। तो प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर के जुड़ने वाली जगह को बेरिंग जल संधि कहा जाता है। और यहाँ पर देखिए मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में है। प्रमुख चीज़ें इनको आप लोग नोट करते चलिए। ठीक है, और ऊपर यहाँ पे था, ये देखिए द्वीप ऑस्ट्रेलिया के लिए था, एंडीज पर्वत, और इसी तरीके से जो भी चीज़ें प्रमुख मैं बताते जा रहा हूँ यहाँ पे हाईलाइट हमने करके रखी हैं, उन सभी चीज़ों को आप लोग वो करते हुए चलिए, मतलब लिखते हुए चलिए। अब देख लेते हैं वायुमंडल।
वायुमंडल में क्या है? पृथ्वी, हमारी पृथ्वी चारों ओर गैस की एक परत से घिरी हुई है जिसे वायुमंडल कहा जाता है। वायु की यह पतली परत इन ग्रह का महत्वपूर्ण एवं अटूट भाग है। यह हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे हम लोग सांस लेते हैं। यह वायुमंडल हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से भी बचाता है। वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान तथा अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटा जाता है। इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए क्षोभमंडल सबसे नीचे, फिर समताप मंडल, फिर मध्यमंडल, फिर आयनमंडल तथा बहिर्मंडल कहा जाता है। ये 5 मंडल यहाँ पे हैं। ठीक है, ये देखिए इस तरीके दिखाई देंगे नीचे से ऊपर की तरफ, क्षोभमंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल और बहिर्मंडल। ठीक है, आगे देखते हैं। वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का बना है। जो वायुमंडल है वो मुख्यतः ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन का बना है, जो कि साफ तथा शुष्क हवा का 99% भाग है। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% तथा दूसरी गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन इत्यादि की मात्रा 1% है। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है, जबकि नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। तो यह भी क्वेश्चन बन सकता है कि प्राणियों की वृद्धि के लिए कौन सी मतलब जो गैस है वो आवश्यक है, वो है नाइट्रोजन। कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत कम मात्रा में है, लेकिन यह पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है, जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। यह पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो अक्सर आता भी रहता है। यह घनत्व समुद्री तल पर सबसे अधिक होता है। समुद्री तल पर घनत्व जो होता है वायुमंडल का घनत्व जो है समुद्री तल पर सबसे अधिक होता है। जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं या तेजी से घटता जाता है। जितना भी ऊपर जाएंगे हम लोग उतना यह घटता जाएगा। आप जानते हैं कि पहाड़ों पर पर्वतारोहियों को हवा के घनत्व में कमी होने के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है। ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है कि पर्वतारोही ऊपर मतलब ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके या ऑक्सीजन का लेके ही क्यों जाते हैं। ठीक है, तो क्योंकि ऊपर जाने पर जो वायुमंडल है उसका घनत्व कम हो जाता है और सांस लेने में कठिनाई होती है। ऊंचाई पर सांस लेने के लिए उन्हें अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाना पड़ता है। जैसे हम, ठीक है, ये देखिए इस तलमंडल के लिए दिखाया गया। तो जैसे हम क्या है ऊपर की ओर जाते हैं तापमान भी घटता जाता है। वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है। यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। कुछ क्षेत्रों में हमें अधिक दबाव महसूस होता है, जबकि कुछ क्षेत्रों में कम। उच्च वायुदाब से निम्न निम्न वायुदाब की ओर बहती है। वायु जो होती है वो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ होती है। ठीक है, बहती है। गतिशील वायु को पवन कहा जाता है। जो जो वायु है जो चलती रहती है उसे पवन कहा जाता है। अब जीवमंडल देखते हैं। जीवमंडल स्थल, जल तथा हवा के बीच एक सीमित भाग है। यह वह भाग है जहाँ जीवन मौजूद है। यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियां हैं, जो कि सूक्ष्म जीवों तथा बैक्टीरिया से लेकर बड़े स्तनधारियों के आकार में पाई जाती हैं। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे के साथ जीवमंडल में जुड़े हैं। जीवमंडल के प्राणियों को मुख्यतः दो भागों जंतु जगत एवं पादप जगत में विभक्त किया जा सकता है। पृथ्वी के ये तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं तथा एक दूसरे को किसी न किसी रूप से प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए लकड़ी तथा खेती के लिए वनों को काटा जाता है। इससे ढलुआ भाग पर मिट्टी का कटाव तेजी से होने लगता है। इसी प्रकार प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप से पृथ्वी की सतह में परिवर्तन हो जाता है। हाल ही में सुनामी के कारण अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का कुछ भाग पानी में डूब गया। झीलों तथा नदियों में दूषित पदार्थों के प्रवाहित होने से उनका जल मानव के इस्तेमाल के लायक नहीं रह जाता है। यह जल दूसरे जीवों को भी नुकसान पहुंचाता है। आगे है उद्योगों, तापीय विद्युत संयंत्रों तथा गाड़ियों का उत्सर्जी पदार्थ वायु को प्रदूषित करता है। कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है। इसे भूमंडलीय तापन कहा जाता है, मतलब ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। इसलिए भूमंडल, वायुमंडल तथा जलमंडल के बीच के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संसाधनों के सीमित उपयोग की आवश्यकता है। ठीक है, तो मतलब संतुलन बनाए रखना बहुत ज़रूरी है पर्यावरण में। इसके बाद है, ठीक है, तो यहाँ पर पूरा चैप्टर है जो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। और वही मैं हर बार बताता हूँ कि ये पहली बार में थोड़ा हल्का सा इसको डिस्कस करते हैं, क्योंकि सबसे पहले तो किसी भी लेसन को सही से पढ़ने के लिए उसका इंट्रोडक्शन ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम लोगों ने थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लिया है। और इसके बाद शॉर्ट नोट्स मैं कह रहा हूँ कि जब ये देखिए 5 चैप्टर हो गए, इसमें लगभग 11 चैप्टर हैं। ठीक है, 6 क्लास में जब 11 हो जाएंगे तो इनके शॉर्ट नोट्स में मैं वीडियो बनाऊँगा
और जो वीडियो बनाने के बाद जो उसकी PDF होगी वो आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल के माध्यम से, ठीक है। तो दोस्तों, अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक तथा शेयर करें, और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा अगर आपका कोई भी प्रश्न या हमें आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अपनी समस्या पूछ सकते हैं, या फिर आप हमें सुझाव दे सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।